तो चलिए रुक करते हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हेल्थ कॉन्क्लेव का। हेलो, अर्पित चोपड़ा साहब से भी आपका भी स्वागत है सर। हमारे तीनों अतिथि मंच पर मौजूद हैं। भंडारी साहब, मध्य प्रदेश में बात करें तो आपका नाम कोई अछूता नहीं है, हर कोई आपसे वाकिफ़ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में नंबर 1 है इंदौर, सुरक्षा जो साफ सफाई उसके मामले में। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, एक अहम इंदौर का स्थान है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि आसपास के स्थानों से भी जब भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, इलाज कराने लोग इंदौर आते हैं। वर्तमान में इंदौर में हम कहाँ पहुँच चुके हैं और भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, इंदौर शहर की अगर आप बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में इस समय जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब अवेलेबल है। अब आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो हर मरीज इंदौर से बम्बई दिल्ली जाने की तरफ अपना मूव करता था। अब इंदौर का पैसे वाला भी और इंदौर का गरीब, यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात है कि हर तरह का लोग, मतलब आप गरीब परिवार का भी लोग होगा, निम्न स्तर भी उसकी आय का वर्ग का लोग होंगे या कोई हाई क्लास आय वर्ग वाला भी होगा, सबको समान रूप से समान तरह की फैसिलिटीज़, समान तरह की इक्विपमेंट्स पे ट्रीटमेंट और मेथडोलॉजी से इलाज होने का यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और ये सब चीज़ें मैं इसमें सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, बिकॉज ये जो आयुष्मान योजना चालू हुई है उससे आज इंदौर शहर में कम से कम हर फैसिलिटीज़ को हर तरह के तबके का इलाज करने में कोई तकलीफ नहीं पड़ रही है। और आपको ये बता दूं कि पूरे देश में इंदौर शहर ऐसा शहर है जो कि कंपेरेबल है बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, जहाँ भी आप मेट्रो सिटी की बात करें, उससे सस्ता इलाज होता है और उससे अच्छा इलाज होता है। और मैं ये अश्योर कर सकता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो मेडिकल फैकल्टीज़ हैं और जो कंसल्टेंट हैं वो दुनिया के किसी भी कोने से कम नहीं है। बड़ी बात है सर, जब भी बीमारी होती है किसी को तो पहला डर यही होता है आम व्यक्ति को कि पैसे कितने लग जाएंगे, खर्च कितने हो जाएंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि महंगे से महंगा इलाज तो है ही, लेकिन सस्ते से सस्ता इलाज भी यहाँ पर है। इस समय इंदौर में हर दिन करीब 10 मरीज विदेश से भी आते हैं इलाज कराने, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर है। सर, कुछ ऐसे गंभीर बीमारियाँ हैं जो कि विदेश से भी यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसी कौन सी डिजीज होती होंगी जिनको लेकर खास तौर पर विदेश का भी रुख करते हैं? सबसे ज़्यादा मैंने जो अभी एक मुहिम स्टार्ट की है, जो महिलाएं हैं 40 साल से ऊपर के एज की, उन लोगों के लिए निवारण करके मैंने एक मुहिम चलाई है जिसमें कि मेरे यहाँ इस समय महिला डॉक्टर सर्जन बहुत ज़्यादा आपके ज्वाइन किए हैं। तो वो लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ ब्रेस्ट की सोनोग्राफी और ब्रेस्ट की मेमोग्राफी कर रहे हैं। और अर्ली डायग्नोस करने के लिए ब्रेस्ट के कैंसर को हम सबसे पहले एक प्रायोरिटी पे लिया है। सेकंड, इस समय इंदौर शहर की सबसे बड़ी ज़रूरत है रिसर्च की। तो रिसर्च के लिए जेनेटिक्स पे सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। कल 18 तारीख है, कल हम लोग प्री जेनेटिक्स टेस्टिंग का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अब इंदौर 4 चांद लगाएगा। और उसमें हम प्रिडिक्टिव जेनेटिक्स पे ज़्यादा काम करेंगे, मतलब डायग्नोस करके, प्रिडिक्शन करके और उसको गाइड करा जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। डॉक्टर वर्षा यहाँ पर मौजूद हैं, सोडानी डायग्नोस्टिक सेंटर की हैं। आपकी 22 शाखाएं हैं मध्य प्रदेश में, सुना है छत्तीसगढ़ की भी और रुख करने वाले हैं आप? बिल्कुल, संपूर्ण का प्रयास रह रहा है कि अभी भी
सिटीज़ के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम सबको ये सुविधाएं प्रदान कर सके जो मेन सिटीज़ में उपलब्ध है। और उसी के साथ साथ अब हम चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, इवन भोपाल, जबलपुर, छत्तीसगढ़ से लेके गुजरात में सूरत तक हम ये सुविधाएं शुरू करना चाहते हैं। और वहाँ पे भी हम डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर जाना चाहते हैं ताकि हर आम नागरिक को भी हम ये एडवांस सुविधा उपलब्ध करा सकें। आपकी जो शाखाएं एक के बाद एक लगातार बढ़ती जा रही हैं, रिस्पांस कहता है, हम सीधे मरीजों से ही जुड़कर देखेंगे। सर यही बात है कि सिटी लेवल पे तो सबको ये सुविधाएं मिल जाती है, हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा बहुत आसानी से मिल जाती है। पर यही अच्छी और एडवांस लेवल की सटीक जांचें हम छोटे शहरों में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शुरू करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोग खुश होते हैं कि उनको दूसरे शहरों में जाके ये जांचें कराने की ज़रूरत नहीं है, कम खर्चे में वो वहाँ पे भी अपनी अच्छी जांचें कर पाते हैं। भारत की आत्मा तो गांव में है। बिल्कुल। हालांकि इंदौर का अधिकांश हिस्सा है शहर जैसा ही है, लेकिन जो बिल्कुल दूरांचल के गांव हैं वहाँ तक आपको लग रहा है कि ये फैसिलिटी पहुँच चुकी है? सर हमारा ये जो मॉडल है ये हब एंड स्पोक मॉडल जो होता है, हब एंड स्पोक व्हील मॉडल जो होता है उस पे काम करता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे अत्याधुनिक मशीन्स हमने लगाई है वो हम वहाँ पे रेप्लिकेट कर सके वो मॉडल, और जो हम नहीं कर पाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाती, वो हम कोशिश करके वहाँ से यहाँ पे सैंपल्स बुलवाते हैं और विद इन 1 डे उनको रिपोर्ट्स देने की पूरी कोशिश रखते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जहाँ पर सेंटर से नहीं खुल पाए हैं लेकिन ऐसे लोगों को फैसिलिटी मिले, तो सैंपल कलेक्शन एक ये आपने कलेक्शन सेंटर्स हमने बहुत सारे ओपन करे हैं ताकि वो वहाँ पे सैंपल्स दे सके, और जो वहाँ पे प्रोसेस हो सकते हैं वो हम उधर करते हैं, बाकी हम मेन सेंटर इंदौर बुलवा लेते हैं। अर्पित चोपड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। सर, सुपर स्पेशलिटी, हालांकि भंडारी साहब बता रहे थे कि अब इंदौर में तो विदेश से भी लोग आने लगे हैं, और अब भविष्य क्या देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं मंच पे उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय सभागण सदस्यों और आप सभी का अभिवादन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको वंदन करता हूं। जैसा कि आपने पूछा कि किस तरीके से हम इंदौर में कुछ नया देख पा रहे हैं, तो उसी जैसे सर की एक प्रति जो उनकी बातें हैं, हमको लगता है कि उन्होंने 20 साल में जो भी देखा है, किया है, वो हम लोगों ने कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन के रूप में लिया है, और उसी के माध्यम से हमने होम्योपैथी में एक नया रिसर्च किया जिसका नाम दिया हमने मॉडर्न होम्योपैथी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होम्योपैथी में जो क्रिटिकल केस हैं, कॉम्प्लिकेटेड केस हैं, सर्जिकल आखिरी स्टेज के पेशेंट, इवन जो हॉस्पिटलाइज कैटेगरी के जो पेशेंट्स होते हैं, जो इवन कोमा की स्थिति में होते हैं, कई ऑटोइम्यून बीमारियां जिसमें एलोपैथी में आज भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी लाइलाज होने का जो तमगा लगा हुआ है, एक तरीके से हम दुनिया की 70% बीमारियों पर अगर बात करें तो अभी भी लाइलाज कैटेगरी में काफ़ी रिसर्च चल रहा है। तो उस फील्ड में हमने होम्योपैथी से एक एग्रेसिव ट्रीटमेंट प्लान किया जिसका नाम दिया हमने मॉडर्न होम्योपैथी, जिसमें हमने बिना परहेज का फास्ट और नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एविडेंस बेस्ड सिस्टम को यूज किया। एविडेंस बेस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि दुनिया में अगर WHO का कोई भी क्राइटेरिया होता है तो उसमें बिना एविडेंस के कोई भी सिस्टम को वो आगे अडॉप्ट नहीं कर सकता। इवन कोई भी सिस्टम के जब वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें एविडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो करीब हमने 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा, जो चाहे कैंसर के स्टेज 1 से स्टेज 4 के हैं, किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 के पेशेंट्स हैं जिन्हें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की निर्भरता बनती है, एक तरीके से ऑटोइम्यून बीमारी जिसमें जीवन भर स्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेसेंट लेने पड़ते हैं, सर्जिकल बीमारियां जिसमें आदमी को अगर कोई विकल्प नहीं मिलता मेडिसिन से तो सर्जरी में जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में और ऐसे केसेस में जहां पर कोमा की स्थिति में भी अगर कह सकते हैं कि अगर आखिरी स्टेज में अगर कोई उम्मीद ना हो तो मॉडर्न होम्योपैथी से एग्रेसिव ट्रीटमेंट देकर लोगों को फायदा दिया। ये जो मॉडर्न होम्योपैथी है, होम्योपैथी से अलग है बिल्कुल। मॉडर्न होम्योपैथी का नाम इसलिए थोड़ा सा अलग दिया गया कि पुरानी क्लासिकल होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि केवल जो बेसिक ट्रीटमेंट है, स्किन, हेयर फॉल या एक हार्मोनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। पर क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड लास्ट स्टेज के पेशेंट्स में ज़्यादातर होम्योपैथी को ज़्यादा उपयोगिता में नहीं लिया गया था। उसका मेन कारण था कि उसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाया। 200 साल पुराने सिस्टम को हम अगर आज के हिसाब से अगर 200 साल बाद हम यूज़ करना चाहें तो आज के परिवेश में जब इतना पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट खाकर, स्टेरॉइड्स खाकर, एक तरीके से जैसा कि हमने पूर्व में बात की कि पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट, इतना स्ट्रेस होने के कारण लगभग हर तरीके से पेशेंट रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। तो आपको होम्योपैथी में कुछ अलग करने की जरूरत थी। ये माना जाता है कि होम्योपैथी का इलाज थोड़ा सा धीमे होगा। इसी के लिए मॉडर्न जो है आपकी टेक्निक,
क्या उसमें कुछ इजाफा उसका चेंज करने का तरीका ये रहा कि जितना जरूरत हो उस केस के पैथोलॉजी के हिसाब से, जो एविडेंस पे हमें प्राप्त होता है उसके हिसाब से हम उस होम्योपैथी मेडिसिन का पावर रखें। और चूंकि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ ट्रीटमेंट होता है, सबसे अच्छी बात है कि लोगों को पता है कि होम्योपैथी सेफ ट्रीटमेंट में एक काउंटिंग में आता है। लोगों की आम राय है कि होम्योपैथी सेफ है, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। हमने इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फायदा भी करेगा और नुकसान भी नहीं करेगा और फास्ट भी करेगा और बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का। तो सबसे अच्छी बात है कि मॉडर्न होम्योपैथी में हम फास्ट ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट के लिए जो डोजेस की, जो पोटेंटाइज लेवल की जो मेडिसिन है, और जो होम्योपैथी में 50 लाख पावर तक की मेडिसिन हैं, कई अलग अलग स्केल्स जो होम्योपैथी में मौजूद हैं, हमने उसका समावेश किया अपनी प्रैक्टिस में। और कहीं ना कहीं लोगों के एविडेंस बेस्ड सिस्टम का जो फायदा हमने जो उन्हें दिया, उसके बदौलत आज दुनिया को होम्योपैथी का भविष्य जो कह सकते हैं कि हम मॉडर्न होम्योपैथी के रूप में, जिसमें हम एविडेंस बेस्ड सिस्टम दे पाएंगे, उसकी पूर्ति के लिए जो वेरिफिकेशन के हिसाब से हमने करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट जो कहीं ना कहीं अपने यूट्यूब के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जो बताने के लिए मुहैया कराएं। कहीं ना कहीं इससे होम्योपैथी में भारत का नाम आगे जाकर जर्मनी से जो बनी हुई होम्योपैथी है उसमें अगर जुड़ता है तो मॉडर्न होम्योपैथी का नाम एक बहुत ही ज्यादा विश्व के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी रूप में, या हो सकता है दुनिया की उन बीमारियों पे जिसमें अभी तक लाइलाज है, जिसमें डॉक्टर्स कई बार हार मान लेते हैं, अभी भी रिसर्च हो रहा है, उसमें मॉडर्न होम्योपैथी का नाम जरूर आगे जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों के लिए मदद भी कर पाएगा। और जो दुनिया का एक हमारे लिए जो सबका आपस में एक कैलकुलेशन होता है कि कुछ भी कर हम किसी की भी मदद करें, किसी का घर परिवार बचाएं, लोगों की जान बचाएं, उसमें मॉडर्न होम्योपैथी एक इंपॉर्टेंट टूल के रूप में साबित हो सकेगी। भंडारी साहब के पास आना चाहूँगा मैं। सर, अभी तो हम एलोपैथी की बात कर रहे थे, लेकिन अब तो होम्योपैथी इंदौर की बहुत आगे जा रही है, मॉडर्न हो गई है। जो कहा जा रहा था कि होम्योपैथी में यदि फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा, बता रहे हैं कि फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी नहीं होगा और फास्ट होगा। अब तो सर आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की अभी ज़रूरत है और चल रही है रिसर्च। और मेरी अभी चोपड़ा जी से बहुत डिटेल में बात हुई, द्विवेदी सर से बहुत बार बात हो चुकी है। मैंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिस दिन यूनिवर्सिटी चालू की थी उसी दिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इसमें मेडिकल, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चारों को मिलके करीब 200 डिसीज़ पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। मैंने चोपड़ा सर से, द्विवेदी सर से भी बात की है। हो सकता है इस रिसर्च को और एडवांस करके और मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ सकती है जो अभी आपने बोला लाइलाज बीमारियां हैं, उनको हम एविडेंस बेस्ड के साथ साथ रिसर्च कर जितनी इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं अभी हमारे मेडिकल साइंसेस में, इसको जैसे पेट स्कैन की बात करूं तो कार्डियक पेट स्कैन से आपको कार्डियक परफ्यूजन मालूम पड़ सकता है। अब आज आपने कोई एक होम्योपैथिक दवाई दी, एक एलोपैथिक दवाई दी, दोनों को कंपैरिजन करके आप प्रूव कर सकते हो कि किस डिसीज़ से क्या, आपको किस दवाई से कितना फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे ही कई मार्कर है, डॉक्टर सोडानी बताएंगी। बहुत सारे मार्कर्स ऐसे हैं जिनको आप चेक करके बता सकते हो कि इस दवाई को देने के बाद इतना फ़ायदा हुआ, ये एलोपैथिक दवाई थी या आयुर्वेदिक थी, इसको देने के बाद ये फ़ायदा। तो इस तरह अगर अपन एक काम करेंगे जो इंदौर शहर में अब शुरू हो चुका है, और हम कोशिश करेंगे कि इन सबको मिलाकर जो हमारा डिपार्टमेंट बनाया है उसमें जितनी भी ऊंचाई तक इसको ले जा सकते हैं और जितना एविडेंस बेस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और नंबर ऑफ़ पेशेंट भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्या है ये 10-20 पेशेंट पे नहीं करेंगे, कम से कम नंबर रहेगा 100-200 पेशेंट पर डिसीज़ के हिसाब से। इसी पर हम मंथन करने आए। आप तो इतने आगे क्षेत्र में बढ़ ही रहे हैं, शहर सरकार के मुखिया भी बैठे हुए हैं, इंदौर के महापौर हैं। आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं हेल्थ फैसिलिटी को लेकर? इंदौर में क्या किया जाए, शहर सरकार क्या करे, मध्य प्रदेश की सरकार क्या करे? देखिए, इंदौर में अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी जो पेरिफेरी में अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PSC, उनको अपग्रेड करना चाहिए। नॉट ओनली फॉर इंदौर, मैं कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। उनको अपग्रेडेशन से मेरा मतलब है एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वहाँ की फैसिलिटीज़ वाइज, बिकॉज मेनी ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, मेनी ऑफ द डॉक्टर्स अभी इंदौर से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अगर उनसे बॉन्ड भरवा के उनको रूरल एरिया में पोस्ट कर रहे हैं, पर वहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो या तो वो अपनी बोरियत महसूस करके भाग जाते हैं, या फिर उनको जो ग्रोथ अपनी दिखना चाहिए वो ग्रोथ नहीं दिखती है। तो मैं, महापौर जी भी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से सबको ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस पेरिफेरी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं लाइक PSC, CHCs को, इनको एक लेवल पे अपग्रेड कर दें और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप कर दें कि वहाँ डॉक्टर को हर फैसिलिटीज़ मिल जाए और एक प्रोटोकॉल फिक्स हो जाए कि इस स्टेज के बाद में आपको पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना है
इस स्टेज के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पेशेंट मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएगा, तो यहाँ पर भी अननेसरी पेशेंट का लोड न बढ़ेगा और वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाया करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर रख के सीख भी जाएंगे, काम भी करेंगे और मरीजों को इलाज भी बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सेकंड पार्ट है कि कुछ लोग अभी भी स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पेशली नर्सिंग स्टाफ और जूनियर डॉक्टर्स को। उसके लिए ट्रेनिंग का बहुत अच्छा मॉड्यूल मैंने तो बनाया ही है, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी बनना चाहिए और उससे एक ट्रेनिंग का सेंटर सब जगह डेवलप हो जाएंगे तो आपकी पेरिफेरी में जो एक स्किल्ड स्टाफ चाहिए वो मिल जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव है और अपेक्षाएं भी हैं, शहर सरकार से भी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार से भी हैं। डॉक्टर वर्षा, सरकार कोई सजेशन देना चाहेंगे कि अब सर ने जैसे बहुत कुछ बता दिया है कि अब बस ये और हो जाए, फिर मध्य प्रदेश जैसा कहा जा रहा है कि विदेश से तो पेशेंट आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाए कि अब इलाज कराना हो तो चलिए इंदौर चलते हैं। जैसा कि सर ने भी बताया था कि कुछ बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है। ये सारी बीमारियां बहुत कॉमनली हमें देखने को मिलती है और पहले ऐसा माना जाता था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, पर आजकल ये केसेस हमें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मिलने लगे। मे बी उसके कारण बहुत सारे होते हैं, डाइटरी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं एक ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हम एक रेगुलर कैंप्स आयोजित करें हमारे शहर में भी और इवन डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी, जहाँ पे लोग आके स्क्रीनिंग करा सके और बहुत इजीली स्क्रीनिंग करा सकते हैं इनकी। हम उनको एज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैमोग्राफी है, उसमें भी एज वाइज डिविजन्स अवेलेबल होते हैं, तो साल में एक बार आके स्क्रीनिंग करा ले। अभी तक क्या लोगों के दिमाग में ये रहता है कि कोई बीमारी हो तब हम डॉक्टर के पास जाए, पर स्क्रीनिंग का मतलब उन्हें समझाना में हमें भी बहुत डिफिकल्टी होती है कि आपको बीमारी नहीं है, आपको लगता है आपको बीमारी नहीं है, पर फिर भी आपको आके जांच करानी है। तो ये कि जो जनरल लोगों में अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी है कि आप स्क्रीनिंग जांचें करवाइए, ताकि आपके जो भी डिजीज़ है, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो स्टेज 1 में अगर हम उसे पकड़ ले तो ऑलमोस्ट 90-95% क्योर रेट है, और वही हम अगर स्टेज 4 में पकड़ते तो उसका क्योर रेट 20% रह जाता है। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मल्टीपल कैंप्स रखने हैं, ताकि ऐसी जो डिजीज जिनको हम अर्ली स्टेज पे पकड़ सके वो हम इजीली पकड़ सके। चोपड़ा साहब, कैसे समायोजन कर सकते हैं एलोपैथी, होम्योपैथी, और क्या होम्योपैथिक जो है उसको भी कुछ सरकार से और कुछ चाहिए क्या? बिल्कुल, आदरणीय मेयर साहब हमारे सामने बैठे हैं। मैं पूरी पराकाष्ठा के साथ उनसे निवेदन करूंगा कि इस समय दुनिया को वाकई, जैसा कि कोविड में हमने देखा कि सबने मिलकर काम किया तो कितने अच्छे परिणाम मिले। जिस बीमारी का दुनिया को अंदाजा नहीं था, उसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, लगभग सभी सिस्टम ने अपने साथ यूनाइटेड वे में काम किया और सबकी जान बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर हम सिर्फ इस कोविड को, अगर इस एग्जाम्पल को ही अगर वर्ल्ड वाइड इस सिस्टम को अगर हम सब इंटीग्रेटेड करके दुनिया के लिए सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, इस उदाहरण को अगर हम समझते हैं और इस पराकाष्ठा को अगर हम स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चारों सिस्टम या जो भी बेस्ट सिस्टम अपनी ओर से अपनी कोशिश कर रहा है उसको हम समावेश करके दुनिया को अच्छा मदद कर सकते हैं। और एलोपैथी, होम्योपैथी, जिसमें एलोपैथी अपना ऊपर से पूरा सिस्टम अपना काम कर रहा है, होम्योपैथी उसमें अंदर से बॉडी रिस्पॉन्स को, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाकर आपकी मदद करता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैंने बताया मॉडर्न होम्योपैथी, जिसमें एग्रेसिव ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, तो कहीं ना कहीं हम दुनिया के लिए अच्छा कर सकते हैं। और 70% बीमारियों पर जो लाइलाज है उसमें मिलकर इंटीग्रेशन के साथ दुनिया की हेल्थ के रूप में जो भी बेस्ट दे सकते हैं उसमें मदद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका है कि सरकार से हमें मदद मिले और हमारी इस अप्रोच को आगे बढ़ाने में आपका हमें कहीं ना कहीं अनुपालन भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, महत्वपूर्ण आपने सजेशन जो दिए और शहर सरकार मौजूद है। उम्मीद यही करेंगे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश ने, इंदौर ने जो स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 का तमगा बनाया है, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है मेयर साहब की। मेयर साहब, हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे, कृपया मंच पर आएं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सजेशन, महत्वपूर्ण जो सुझाव दिए हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरकार उस पर मंथन करे और जो बेहतर हो उसे लागू कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेयर साहब का स्वागत है। मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ lalviram.com के चेयरमैन श्री नमित सर से अनुरोध करूँगा। सर बिल्कुल श्योर सर, आइए सर।
सर अब जिम्मेदारी ज़्यादा है स्वच्छता के साथ अब स्वास्थ्य भी। सबसे पहले इंदौर शहर के प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव साहब का हम स्वागत करते हैं और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि तालियों के साथ में स्वागत करें। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com ग्रुप के चेयरमैन नमित जैन साहब से गुजारिश है कि वो पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच सर। इंदौर जैसा बड़ा शहर सर और देश का सबसे क्लीन शहर, आप जीते ऐसे हैं जिसने रिकॉर्ड रच दिया। आपकी उम्र बहुत कम है, आपके सपने क्या हैं? मेरे सपने नहीं, हम सब के सपने हैं और हम सब के सपने वही हैं जो एक इंदौरी सपने देखता है। हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं, लेकिन और भी ऐसे कई मोर्चे हैं जिन पे हमको अब नंबर 1 आना है। उदाहरण के लिए ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जिस पे हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उसमें भी 2 पार्ट हैं, एक ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक के नियमों का पालन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो दूसरा पार्ट तो अपनी प्लानिंग और योजना से होगा, लेकिन पहला जो काम है ट्रैफिक मैनेजमेंट, जन जागरण, लोगों की सहभागिता, जन समर्थन और जन स्वीकृति से जो काम हो, जैसे स्वच्छता में इंदौर 1 केवल और केवल जन भागीदारी से आया है, तो ट्रैफिक का जो विषय है वो भी जनता का स्वयं का विषय है, हम सब का विषय है। वैसे ही खेलों के मामलों में इंदौर नंबर 1 बने, तो खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध हों, एक ये प्रायोरिटी हमारी रहेगी। तीसरा, मैं दोनों को एक साथ बात कर रहा हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा में तो बहुत अमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन 6 मॉडल स्कूल की हमने बात की है जहाँ एडमिशन कराने के लिए हर वर्ग के लोग लालायित हों। स्वास्थ्य के लिए हमने कहा है कि हर वार्ड में एक ऐसा कोई सेंटर हो जहाँ से लोगों को सारी सुविधाएं की जानकारी हो, बेसिक ट्रीटमेंट हो। तो संजीवनी क्लिनिक हर वार्ड में खुले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आप वकालत करते हैं, आप नेताओं की तरह कुर्ता पजामा नहीं पहनते हैं। पूरे कैंपेन, चुनावी कैंपेन में हमने देखा कि जब लोग रंगीन कुर्ता पजामा पहनकर प्रचार कर रहे थे, तब आप पैंट शर्ट पहनकर, एक जैकेट कभी कभी पहनकर आपने प्रचार शुरू किया है। तो आपसे लगता है कि कुछ अलग आप कुछ करने वाले हैं। वकालत जब आप कर रहे थे तब आपने सोचा था कि इंदौर के बारे में, जब क्योंकि उस वक्त में आप तटस्थ होकर सोच रहे होंगे, इंदौर में देश का सबसे साफ शहर होने के बावजूद भी अगर कुछ करने की गुंजाइश है तो वो कहाँ रह जाती है? नहीं, वो सारे मोर्चे मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, हम उस भाव से काम करते रहें, उस फीलिंग से काम करते रहें। लेकिन वो बाकी तीनों मोर्चे जो मैंने आपसे अभी इसके पहले बात की है, उन सब पे काम करने की ज़रूरत है। उसके इतर गुड गवर्नेंस की बात है। जैसे हमने पहले दिन ये निर्णय लिया था कि हम 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट जो लीगल कॉलोनी में है उसका नक्शा ऑनलाइन 72 आवर्स में क्लियर करेंगे। तो उसको हमने चालू भी किया है और आज 6 दिन में जितनी 22 एप्लीकेशंस आई थी उनको हम 72 आवर्स में क्लियर कर चुके हैं। तो वो हमारा सिस्टम इन ऑपरेशन है। तो ऐसे जो गुड गवर्नेंस के काम हैं वो भी उसमें एक बड़ा काम है। इंदौर में जो मीलों का शहर रहा है, लेकिन अब मजदूर लोगों की अपनी समस्या है, समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी के लिए भी कुछ हो। तो हमने ये निर्णय लिया कि जितने मजदूर चौक हैं इंदौर में, वहाँ शेड्स और पानी की व्यवस्था रहे। तो उस पे काम शुरू हो गया है। तो मोर्चे तो कई सारे हैं, चुनौतियाँ कई सारी हैं, लेकिन इसी विनम्र भाव से इंदौर की जनता की सहभागिता से सब संभव होगा। एक माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी उद्घाटन भी करेंगे, उसकी जानकारी भी देंगे। हमें अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि हम इंदौर को ग्रीन सिटी बनाएंगे और 100 सिटी फॉरेस्ट यहाँ डेवलप करेंगे।
तो हम ये अभी 10 दिन की तैयारी में ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास शहर में वो 100 स्थान हैं जिनकी सूची है, जिनके नाम हैं, जहां ये सिटी फॉरेस्ट डेवलप होंगे। यानी सबसे साफ शहर, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर ग्रीनरी कम नहीं है, लेकिन बढ़ने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सब सेहत की बात कर रहे हैं। इंदौर मालवा का वो शहर है जहाँ पर पूरे मालवा से लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। यहाँ पर सरकारी संसाधनों के अलावा निजी भागीदारी भी काफ़ी अहम स्थान रखती है। निजी भागीदारी में आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं निजी अस्पतालों से, किन चीज़ों का ध्यान रखें? क्योंकि कई दफ़ा ज़्यादा मरीज़ों की वजह से या संसाधनों के अभाव की वजह से यही असुविधाएं जो हैं ये मरीज़ों के लिए मुसीबत बन जाती हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या संदेश देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को? गवर्नमेंट सेक्टर तो अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं, उनके लिए क्या आपने सोच कर रखा है? प्राइवेट सेक्टर्स के लिए सावधानियों के बतौर में आप क्या सलाह देंगे? चूंकि ये हेल्थ कॉन्क्लेव है, आपके दोनों प्रश्नों पे पहले इंदौर के विषयों में बात हुई। मैं चूंकि अपने परिवार में लीगल बैकग्राउंड का पहला आदमी हूँ, लेकिन मेडिकल बैकग्राउंड की विरासत मेरे को मेरे दादाजी, पिताजी और छोटा भाई ये सब डॉक्टर हैं। इसलिए लोगों की मूलभूत समस्याएं और चिकित्सा के क्षेत्र में करने की चीज़ें बहुत सारी हैं। इसलिए हमने लगातार ये बात की है कि शहर में 85 ऐसे स्थान हों जो मेडिकल काउंसलिंग के केंद्र हो सकता है वहाँ कैंसर का इलाज नहीं हो सकता है, लेकिन उस आदमी को ये जानकारी मिले कि ये इस समस्या का इलाज यहाँ जाने से और इस सिस्टम से हो सकता है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड प्राइवेट मेडिकल सेक्टर्स हैं उनसे क्या अपेक्षा है? पहली अपेक्षा तो ये है कि बहुत विनम्र भाव से और साफगोई से लोग अपने पेशेंट को जानकारी दें। मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि इलाज से ज़्यादा डॉक्टर जो पेशेंट से बात करता है वो उसका बड़ा इलाज है। तो अगर उसको बात करने में डॉक्टर से कॉन्फिडेंस आएगा तो वो फिर मरीज की तरह या दुखी की तरह बात नहीं करेगा। दूसरा, कुछ रेगुलेशंस सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को बनाने चाहिए। जैसे 2016 का जो एक्ट आया है उसमें पॉल्यूशन को लेके जितना पैरामीटर्स तय हुए हैं और क्लिनिक स्टैब्लिशमेंट एक्ट जो आया है उस सब के नॉर्म्स सब लोग बहुत ईमानदारी से फॉलो करें, लोगों को संवेदनाएं महसूस हों। इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते ही हैं और कोविड में इंदौर में जो इतिहास रचा गया है, मुझे लगता है और किसी शहर ने इस सेवा भाव से काम नहीं किया होगा। सबने किया होगा, लेकिन यहाँ जो हमने महसूस किया, दिन रात 24 घंटे इस फेटर्निटी ने जो काम किया है उसकी जितने भी शब्दों में तारीफ की जाए कम है। तो एक समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी को संवेदनाओं के साथ ट्रीटमेंट अगर मिलेगा तो ज़रूर बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। आप नवोदित राजनेता हैं। नवोदित इसलिए कहूँगा कि पहली बार राजनीति में आपने मेयर के तौर पर प्रवेश किया है और इंदौर और मालवा वो इलाके हैं जो सियासी दिग्गजों का इलाका कहा जाता है। इन दिग्गजों के बीच में आप अपने सपने पूरे करने की कितनी गुंजाइश देख पाते हैं? क्योंकि सियासत जो है वो सहयोग से ज़्यादा टांग खिंचाई पर भी भरोसा करती है। साम दाम दंड भेद जैसी चीज़ें इसके हिस्से हैं सियासत के। तो कितना आप कंफर्टेबल पाते हैं इस सियासी उलझनों के बीच में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों के जीवन का उदाहरण आप लें या राजनीति के जो पैरामीटर्स हैं उनकी अगर आप बात करें तो आपको बहुत गंभीरता से ये बात समझ आएगी कि अब की राजनीति जो है या आज की जो राजनीति है या आज की जो पॉलिसी मेकिंग है वो बहुत अकाउंटेबिलिटी की है। पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में एक फ़र्क ये है कि आपको अब लोगों को जवाब देना है और ऐसे लोगों को जवाब देना है जो चीज़ों को समझते हैं। तो अब जो परफॉर्म नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, जो मुद्दों की बात नहीं करेगा, मैं उदाहरण दे के ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने
महापौर का इलेक्शन इंदौर में लड़ा तो पूरे देश भर में जो अभी चर्चा है फ्रीबीज की, फ्री घोषणाओं की, हमने एक भी फ्री घोषणा नहीं की। अगर आप उसको और बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे तो जो बात हम अपने पूरे सोशल कैंपेन में कहते रहे कि किसी भी चुनाव में मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ना कि आरोपों पे, तो बिना आरोप लगाए हमने चुनाव लड़ा है और मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। तो जब आप एग्जीक्यूशन पे जाएंगे तो राजनीति का अपना अखाड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप काम एग्जीक्यूट करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे और विशेषकर जनता आपके साथ खड़ी होगी। विपक्ष भी है साथ में। विपक्ष तो साथ खड़े होने की बजाय विपक्ष में रहना ज़्यादा पसंद करता है, वो भी चुनौती है। नहीं, देखिए, विपक्ष का रंग भी देश में बदल रहा है और हमने अपने पहले सम्मेलन में कहा है कि इंदौर के विकास में ना कोई पक्ष होगा ना विपक्ष होगा, केवल सहयोगी पक्ष होगा। आपकी बातें आदर्शवादी नज़र आती हैं। आप हालांकि एक ज्ञानवान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा आपने जिक्र किया है, लेकिन सियासत वैसी नहीं है सर। और आप नई उम्र के राजनेता, दूसरी तरफ इंदौर और मालवा जैसा शहर सियासी दिग्गज, यहाँ पर न जाने कैलाश विजयवर्गीय, ताई, मालिनी गौड़, तुलसी सिलावट, कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं। आपको क्यों उभरते हुए देखना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने एक बार समझने का या देखने का प्रयास किया होगा तो इसके निर्माण के समय से या इसके ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के समय से इसकी जो विशिष्ट कार्य पद्धति है, जो इसका वर्किंग कल्चर है, वो है सामूहिक निर्णय पे। तो अगर सब मिलके कोई सामूहिक निर्णय लेंगे और उस पे आगे बढ़ेंगे तो पार्टी का विचार आगे बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कठिनाई आने वाली है। और मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अवसर मिलना, ये उसी का परिणाम है। तो प्रदेश में, केंद्र में, शहर में राजनीति सब जगह होती है। अब आप लोगों को भी उस राजनीति की परिभाषा को बदल के बात करने की ज़रूरत है। राजनीति को राज्य की नीति के रूप में ही देखा जाए, ना कि किसी व्यक्ति के विकास के रूप में। ये आपने बात ठीक की है और कोशिश कौटिल्य चाणक्य के ज़माने से हो रही है। हम फिर से कर लेते हैं, उस कोशिश को जारी रखते हैं कि राजनीति को राज्य नीति तक रहें, सियासत में साम दाम दंड भेद की चीज़ों को अलग करें। हालांकि इन चीज़ों को, राजनीति में साम दाम दंड भेद की चीज़ों को लाने वाले भी चाणक्य ही थे, कौटिल्य जैसे ही लोग थे। इन चीज़ों से अलग, अब थोड़े सियासत वाले सवालों से अलग करता हूँ आपको। आपके विचार बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि इंदौर और कुछ नए आयाम गढ़ने वाला है। इंदौर शहर को जब हम देखते हैं तो पूरे मालवा के इलाके के लोग यहाँ पर आते हैं व्यापारिक मकसद से, सेहत को सुधारने के मकसद से और दीगर कारण, पढ़ाई के मकसद से भी यहाँ पर आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो ये सुविधाओं के लिहाज से इंदौर को बहुत और आगे बढ़ने की गुंजाइश इसमें नज़र आती है। चाहे ट्रैफिक का आपने जिक्र किया हो, ट्रैफिक बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पे अब कमज़ोर पड़ने लगा, सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं की जा सकती है यहाँ पर। तो आगे आपने क्या सोचा है कि आगे जिस लिहाज से यहाँ पर सुविधाएं बढ़ रही हैं, आगे आबादी भी बढ़ेगी, तो इंदौर शहर में आगे और क्या चीज़ें चाहिए होंगी जो आपने प्लान करके रखी हैं? देखिए, इंदौर की योजना अब 2050 के इंदौर की क्या स्थिति होगी उसके हिसाब से करने की आवश्यकता है। उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जो इंदौर की लोकेशन है, जो देश में उसकी लोकेशन है, उस दृष्टि से ये बिज़नेस का बड़ा केंद्र बनते हुए उभर रहा है। अभी इंदौर में अगर आपने सुना हो तो नमकीन क्लस्टर है, फार्मा क्लस्टर है। तो इस लोकेशन की दृष्टि से अब जो शहर है उसमें तो मैनेजमेंट की बात हम करेंगे ही, लेकिन नया शहर जो बने उसकी सड़कें, उसकी लोकेशन, उसका मैनेजमेंट 2050 की दृष्टि से हो, और वो पूरा विज़न हम लोग सामने रखने वाले हैं। बिज़नेस की दृष्टि से, ड्राई पोर्ट की दृष्टि से, लॉजिस्टिक्स की दृष्टि से यहाँ बहुत सारा काम करने की गुंजाइश भी है और आवश्यकता भी है। तो प्लानिंग 2050 की हो जो हम आने वाले 5 सालों में एग्जीक्यूट करें।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा करने के लिए, और आपके सपनों को देखकर हमारे जो दिलों के अरमान भी और ज़्यादा जाग उठे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर आप हैं उनको इन सपनों पर आगे